सज्जन, आप बड़ा घूमते हैं, जमीनी हकीकत को आप भी बहुत बेहतर समझते हैं। 2014 में दलित भी, ओबीसी भी, और मैं सिर्फ अगर दलितों की अभी बात कर लूं, फर्ज कीजिए 29 सीटें हैं महाराष्ट्र में एससी आरक्षित, इस पर मेजॉरिटी ऑफ सीट्स चली गई थी 2014 में बीजेपी और शिवसेना के साथ, यूनाइटेड शिवसेना के साथ। 19 में घटकर रह गई 24 से आधी। 14 में 29 में से 24, 19 में घटकर रह गई 14 और +5 हो गया कांग्रेस का, +3 हो गया एनसीपी का। एग्जैक्टली तो ये 14 से 19 में जब इतना बदल गया तो 19 से 24 में तो बीच में संविधान भी है, 50% की आरक्षण की कैपिंग हटाने की बात भी है। कैसे बिहेव करेगा महाराष्ट्र का ओबीसी, दलित, कैसे? देखिए गर्मा जी, मैं अभी विदर्भ में हूँ, अकोला डिस्ट्रिक्ट में, जहां से प्रकाश अंबेडकर का क्षेत्र भी है। 2-3 बातें स्पष्ट है, और जो सवाल आप पूछ रही है हमने भी उसी को देखा कि दलित कैसे बिहेव करेगा। दलित में जो बौद्ध दलित हैं और बाकी हैं ओबीसी, मराठा, कुणबी, ये तमाम चीजें हैं। और योजनाओं का कुछ चीजें पहले मैं आपको बता दूं कि जून 4 तक जो नैरेटिव थी और अभी में क्या फर्क है। पहली बात तो यह है कि चाहे आप महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बात करें और चाहे ग्राउंड पे करें, संविधान बचाओ वाली नैरेटिव अभी बिल्कुल धूमिल है, वो नई नजर आ रही है। और इसमें हमने पूछा भी, सीधी सी बात है, लोगों का कहना है स्थानीय है। तो पहला तो वो जो संविधान वाली नैरेटिव है वो अप्रत्याशित तौर पे नहीं है। दूसरी बात देखिए कि चूंकि ये विधानसभा चुनाव है तो इसमें एक चीज स्पष्ट है कि बीजेपी, कांग्रेस और युति और अघाड़ी और तीसरा फ्रंट जो जिसमें वंचित बहुजन अघाड़ी थी और तमाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी थी, ये सब आए थे। अब ये याद रखिए कि पिछली बार क्या हुआ था कि लोकसभा में 2019 में थर्ड फ्रंट को तकरीबन 5.5% वोट और विधानसभा में तकरीबन 4.5% वोट मिला था। ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ था उस समय। लेकिन अभी क्या है कि आप देखेंगे, और शायद विदर्भ की जो ट्रेंड है उसमें बहुत एक कॉमन भी हो बाकी रीजन के साथ, अलग अलग होने के बाद भी, कि इस बार आप देखिए पार्टी और नैरेटिव सेकेंडरी हो गई। अच्छा, प्रत्याशी हर कोई, कारण क्या है कि महाराष्ट्र की पुरानी सेटल्ड पॉलिटिक्स जो थी, बीजेपी शिवसेना एक साथ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ, ये 2019 के साथ बदली तो पुराना खत्म हो गया, लेकिन नया अभी आया नहीं है। तो महाराष्ट्र की राजनीति अभी एक ट्रांजिशन फेज में है। और चूंकि ये विधानसभा के चुनाव है तो किसी को भरोसा नहीं है। और मैं आपको ग्राउंड सेंटीमेंट बता रहा हूं कि क्या रिजल्ट के बाद उद्धव ठाकरे उधर ही रहेंगे, शिंदे इधर ही रहेंगे, अजीत पवार क्या रहेंगे। तो जब ये निश्चित नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, तो अपने अपने समाज को पकड़ो। तो सबसे पहली बात, जो हम नैरेटिव की बात कर रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है कि कोई एक सेंट्रल नैरेटिव नहीं है। दूसरी बात जो सबसे जो महत्वपूर्ण सज्जन मुझे समझ में आया, आप कह रहे हैं कि संविधान का नैरेटिव नहीं है। खासतौर से आप विदर्भ के अकोला की उस जगह का जिक्र कर रहे हैं जो कांग्रेस, जहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता है विदर्भ इलाके को, महाराष्ट्र के। जी बिल्कुल, हमने 11 की 11 डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट किया है, सीट वाइज नहीं किया, लेकिन हमने थेमेटिकली देखा कि दलित में अलग अलग वर्ग हैं, ओबीसी में है, जो माधव अलायंस की बात हुई उसके अलावा तेली हैं, कोमटी हैं, और भी तमाम जातियां हैं, गढ़चिरौली वगैरह में आदिवासी हैं। अब कांग्रेस या अघाड़ी को एक फायदा हो सकता है। वो फायदा क्या है कि पिछली बार जो थर्ड फ्रंट, वंचित बहुजन अघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर की, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या ओवैसी साहब, इन सब लोगों ने लगभग 4.5-5% वोट काटा। वो वोट हर किसी को पता है कि अगर नहीं होते तो वो कांग्रेस की तरफ जाती। इस बार इन लोगों की क्रेडिबिलिटी लोकसभा जितनी तो धूमिल नहीं है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर से लेकर तमाम लोगों को बी टीम कहा जा रहा है बीजेपी, इनके कोर वोटर्स में। पहली बात तो उसका 1% वोट कांग्रेस की तरफ। लेकिन घाटा क्या है देखिए, अभी जब आप चर्चा करें तो हर कोई निगेटिव समर्थक या विरोधी ये कह रहा है कि बीजेपी या युति सरकार क्या कर रही है, जैसा आपने भी कहा। लेकिन सवाल है कि चर्चा ये हो रहा है कि युति क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसे पॉजिटिव है, महाविकास आघाड़ी क्या कर रही है, इस पे आप देखेंगे तो वो फुटनोट है। तो सांगठनिक तौर पे जो घाटा है कांग्रेस को, जो फायदा है, घाटा ये हो रहा है कि उनकी संगठनात्मक चर्चा बहुत ज्यादा नहीं है। तीसरी एब्सोल्युटली सज्जन, जो आप कह रहे हैं मैं इसी पॉइंट पर लेकर आना चाहती थी डिबेट को, और आप इसको ले आए, यानी कि ये महाराष्ट्र का एक सेंटिमेंट है। अनुराग